गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नेक्स्ट सेशन के साथ आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। कंसंट्रेट होके देखिएगा क्लास। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज लेके आए हैं आपके सामने हम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, impairment of health resulting from deficiency of one or more nutrient is known as impairment of health resulting from deficiency of one or more nutrient is known as option A overnutrition, option B obesity, option C PEM, option D undernutrition। अब इसमें बताइए कि किस न्यूट्रिएंट के डिफिशियंसी से आपका हेल्थ इम्पेयर होगा। ठीक है, खराब होगा, पुअर होगा, उसको हम इम्पेयरमेंट बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, पीईएम। पीईएम सभी को मालूम है क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्या है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्यों बोला गया इम्पेयरमेंट। ओबेसिटी को भी बोल सकता था, ओवर न्यूट्रिशन को भी तो इसमें हो सकता था आंसर, अंडर न्यूट्रिशन। बट पीईएम क्यों, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है ये बताइए। इट इज़ द मोस्ट माल न्यूट्रिशन एमॉन्ग प्री स्कूल चिल्ड्रंस। मोस्ट ऑफ द ये जो प्रॉब्लम अगर देखी जाती है तो सबसे ज़्यादा किस में देखी जाती है, प्री स्कूल चिल्ड्रंस में देखी जाती है। और प्रोटीन डिफिशियंसी ओनली बट ओवर द ईयर्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटीन या कॉन्सेप्ट ऑफ फूड गैप। इसमें प्रोटीन के साथ साथ में क्या होता है कि डिफिशियंसी ऑफ फूड, फूड का भी गैपिंग मतलब एनर्जी की भी गैपिंग होती है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से जब बॉडी में फूड्स नहीं जाएगा या नंबर ऑफ फूड्स या क्वालिटी ऑफ फूड्स या क्वांटिटी ऑफ फूड्स जस्ट लाइक इनएडिक्वेट ऑफ अमाउंट सफिशिएंट नॉट इनटेक ऑफ फूड इन द बॉडी, तो क्या प्रॉब्लम कॉज होगी, पीईएम। कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी यहाँ पे, पीईएम की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, इससे जस्ट लाइक बहुत सारी डिसीज क्रिएट हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल डायरिया, मीजल्स। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, पीईएम। क्योंकि प्रोटीन की डिफिशियंसी के साथ साथ में इसकी किसकी डिफिशियंसी हो रही, एनर्जी की डिफिशियंसी हो रही है, इसलिए ये न्यूट्रिएंट हेल्थ को इम्पेयरमेंट कर रहा है। ठीक है, बात करें ओवर न्यूट्रिशन, तो ओवर न्यूट्रिशन का मतलब मालूम ही होगा कि बॉडी में न्यूट्रिशन की ज़्यादा मात्रा जब हो जाती है, ओवर न्यूट्रिशन उससे भी ज़्यादा अगर कोई भी अगर डाइट में अगर या फूड आइटम अगर आप ज़्यादा लेते हो वो भी नुकसान होता है। ठीक है, उसमें भी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओबेसिटी सभी को मालूम है, मोटापा। एक्सेसिव फूड अमाउंट अगर आपकी बॉडी में डिपॉजिट होता है, एक्सेसिव फैट अगर बनता है या ओबेसिटी ज़्यादा बनती है, उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अंडर न्यूट्रिशन पता ही है आपको कि लो हाइट फॉर एज। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, लो। इसमें 3 टर्म होते हैं, लो, हाइट फॉर एज, अंडर न्यूट्रिशन। अगर किसी भी पर्सन का उसकी हाइट एज के अकॉर्डिंग अगर कम है, ठीक है, मान लीजिए उसकी अगर एज मान लो अगर 15 का, उसका हाइट 15 ईयर्स के एवरेज में नहीं है, तो वो किस में जाएगा, अंडर न्यूट्रिशन में। इसमें 3 वर्ड आते हैं, मैं जल्दी थोड़ा सा आपको बताऊंगी ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। अंडर न्यूट्रिशन, अंडर वेट और वास्टिंग। बात करें अंडर वेट की, अंडर वेट मतलब होता है आपका लो वेट फॉर एज। ठीक है, अंडर वेट, अंडर वेट वेट के अंडर में आ रहा है वो। ठीक है, जो एज के अकॉर्डिंग उसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और वास्टिंग मतलब क्या होता है, लो वेट फॉर हाइट, मतलब उसका हाइट के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका वेट नहीं होगा। वास्टिंग, वास्टिंग मतलब पूरी तरह से उसका वास्ट हो चुका है वेट। वास्टिंग मतलब याद रखना, लो वेट। ठीक है, इसमें 3 टर्म होते हैं, अंडर न्यूट्रिशन, अंडर वेट और वास्टिंग। ठीक है, लो वेट फॉर हाइट, लो हाइट फॉर एज एंड लो वेट फॉर एज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पीईएम। नेक्स्ट वन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें से आप ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी सीएचओ, ऑप्शन डी मिनरल्स। इसमें बताइए कि कौन सा है माइक्रोन्यूट्रिएंट। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है आपका, मिनरल्स है। सभी को मालूम होगा न्यूट्रिशन के अंदर हम 2 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं, एक होता है आपका माइक्रो, एक होता है आपका मैक्रो। ठीक है,
मैक्रो यानी लार्ज अमाउंट, माइक्रो यानी स्मॉल अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स के पार्टिकल्स आते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, माइक्रो। ठीक है। प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, सॉरी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो होते हैं वो किस में आते हैं, आपके मैक्रो में आते हैं। और देखिए जो सीएचओ लिखा है, सीएचओ मत समझिएगा वो नर्सिंग ऑफिसर वाला सीएचओ, ठीक है। ये सीएचओ का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, सभी को मालूम होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है हमारा, सीएचओ। ठीक है। इसके जो कंटेंट्स होते हैं सीएचओ के, उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा फॉर्मूला डिनोट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है। तो इसमें मिनरल्स क्या है आपका, करेक्ट आंसर हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट का। ठीक है। नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। हॉस्पिटल वेस्ट आर डिस्पोज्ड। हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है वो डिस्पोज किया जाता है। इसका हम ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए, इंसिनरेशन, इंस्पिशेशन, ऑटोक्लेविंग, सिंपल बर्निंग। ठीक है। क्या क्या ऑप्शन है इसका, इंसिनरेशन, इंसिपेशन, ऑटोक्लेविंग, सिंपल बर्निंग। ठीक है। इसका आंसर बताइए, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा मेथड हॉस्पिटल वेस्ट के लिए करते हैं, इंसिनरेशन, ऑप्शन ए। ठीक है। ये क्या है, इंसिपिशेशन और ऑटोक्लेविंग और सिंपल बर्निंग मेथड्स क्या होता है, ये एक स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है। इंसिपेशन में क्या किया जाता है, टेक्निक ऑफ द स्टरलाइजेशन, जो सॉलिड चीजें होती हैं उनको हम डिसइंफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक हो गया सीरम हो गया, इसमें हम कल्चर मीडिया करते हैं और 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पे इस टेम्परेचर में हम 30 मिनट्स के लिए क्या करते हैं, इसको रिस्टोर करके 3 दिन के लिए रखा जाता है, इससे स्टेरलाइज किया जाता है। ठीक है। ये इंस्टिपेशन मेथड में होता है। ऑटोक्लेविंग में सबको मालूम है, इसका जो टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस में ऑटोक्लेव किया जाता है। सिंपल बर्निंग मतलब जलाना, किसी भी थिंग्स को, किसी वेस्ट को जलाने की जो प्रोसेस होती है वो हमारा क्या कहलाता है, सिंपल बर्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंसिनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ टू ट्रीट सीवियर डिहाइड्रेशन। इमीडिएट ट्रीटमेंट टू ट्रीट सीवियर डिहाइड्रेशन। अगर किसी भी मान लो पर्सन को सीवियर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, गिव ओरल फ्लूइड, ऑप्शन बी, गिव सॉफ्ट डाइट, ऑप्शन सी, गिव लेमन वाटर, या ऑप्शन डी, स्टार्ट आईवी फ्लूइड। उसके लिए क्या करेंगे बताइए। जी हाँ, इसका आंसर बताइए। जी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, स्टार्ट आईवी फ्लूइड। किसी भी पर्सन्स को मान लीजिए, हमारा क्वेश्चन क्या बोला, किसी भी पर्सन्स को अगर मान लीजिए सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है। सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या क्या प्रॉब्लम होगी, सबसे पहले तो सिम्टम क्या दिखेगा बताइए, संकेन आइज। ठीक है। संकेन आइज। ठीक है। उसकी स्किन की इंटीग्रिटी वेरी लो हो जाएगी। ठीक है। स्किन पूरी चिपकी जैसी आपको दिखेगी। अगर किसी भी पर्सन को सीवियर डिहाइड्रेशन होगा उसकी स्किन देखिएगा पूरी झुर्रियां पड़ जाएंगी उसकी। ठीक है। उसकी स्किन पूरी जर्जर दिखेगी इस तरह से, ऐसा वाटर पूरी तरह से उसकी बॉडी से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इमीडिएट उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होगा, नहीं तो पेशेंट किसमें चला जाएगा, शॉक की कंडीशन में जाएगा, इसे डेथ होने की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है। तो उसको क्या हमको स्टार्ट करना है, तुरंत आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना है। ठीक है। और कौन सा आईवी फ्लूइड है उसका नाम बताइए। उसका नाम है आरएल। आरएल जो इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड होता है वो, इसका दूसरा नाम क्या होता है, हार्टमैन फ्लूइड। इसको हम क्या बोलते हैं, हार्टमैन फ्लूइड। ठीक है, समझ में आया। तो ये आईवी फ्लूइड हम क्या करते हैं, इमीडिएट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और क्यों करते हैं आरएल फ्लूइड, क्योंकि इससे कोई भी पेशेंट को कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होगा। ठीक है। बाकी फ्लूइड से पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से हम आरएल फ्लूइड ही देते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। फॉर एवरी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज टेम्परेचर द पल्स रेट इंक्रीज। एवरीडे बताया जा रहा है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उसका पल्स रेट कितना इंक्रीज होगा। ठीक है। तो कितना इंक्रीज होगा, ऑप्शन ए 20 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन बी 15 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन सी 20 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन डी 5 बीट्स पर मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 10 बीट्स पर मिनट। सभी को मालूम है कि फ़ारेनहाइट में निकालने वाला जो फॉर्मूला आपको पता है कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है। फॉर्मूला सभी को पता है, डिग्री टेम्परेचर निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला क्या है बताइए। अगर हम फ़ारेनहाइट में निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, F इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट में
हम कोई भी टेम्परेचर अगर राइज होता है तो ये क्यों बताया गया, क्योंकि देखिए जब अगर टेम्परेचर राइज होता है तो पल्स रेट भी जनरली क्या होता है, किसी भी पर्सन का पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर पल्स रेट इंक्रीज हो रहा है तो उसका मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और ब्लड सप्लाई भी क्या हो जाएगी, किसी भी पर्सन की इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? ये तो हो गया फ़ारेनहाइट में निकालने का फॉर्मूला। देन इसके बाद हम देखेंगे सेल्सियस में निकालने का फॉर्मूला। सेल्सियस में निकालने का फॉर्मूला जो है F-32। अगर फ़ारेनहाइट में किसी पर्सन का अगर जो भी टेम्परेचर है यहाँ पे हमको लिखना होगा और इंटू 5/9। ये फॉर्मूला किसका है? सेंटीग्रेड में निकालने का फॉर्मूला है। समझ में आया? फ़ारेनहाइट में भी निकालने का फॉर्मूला हमने बताया है, ये आप कैलकुलेशन करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर राइज होता है, पल्स रेट कितना इंक्रीज होगा आपका? 10 बीट पर मिनट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 बीट पर मिनट। समझ में आया? मतलब किसी भी पर्सन का अगर टेम्परेचर राइज होगा तो उसका मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज होगी, प्लस साथ साथ में ब्लड सप्लाई भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टैलिपस इक्विनस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैलिपस इक्विनस? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा इसको मैं आपको एक ईजी वे आपको समझाने की कोशिश करूंगी और इसको समझिएगा, ठीक है। जिन बच्चों को अगर ये प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में, तो आज इतना अच्छा ट्रिक मैं बताऊंगी कि आपको कभी भी ये क्वेश्चन नहीं भूलेगा। ऑप्शन ए, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड फुट। ऑप्शन बी, एन इन्वर्जन ऑफ एंकल एंड फुट। ऑप्शन सी, डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड फुट। ऑप्शन डी, एन इवर्जन ऑफ एंकल एंड फुट। ठीक है, इसमें आपको बताना है टैलिपस इक्विनस का मीनिंग बताना है। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि टैलिपस इक्विनस होता क्या है। ठीक है, यह एक कॉन्जेनाइटल एनामलीज है। कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम होता है, कॉन्जेनाइटल मतलब समझ में आया आपको? एट बर्थ ही कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे में अगर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाता है आपका? टैलिपस। ये अब वो क्या कहलाएगा आपका? कॉन्जेनाइटल एनामलीज कहलाएगा। देखिए इसमें दो वर्ड्स आते हैं, ये टैलिपस हो गया, एक इक्विनस हो गया। टैलिपस मतलब बोलते हैं हम, टैलिपस यानी क्या बोलेंगे? टैलिपस, ठीक है। टैलिपस यानी बोलते हैं पाँव। क्या बोलते हैं? पाँव, ठीक है। बात इक्विनस, इक्विनस यानी हम क्या बोलते हैं? फिंगर। इक्विनस यानी क्या बोलेंगे? फिंगर या उंगली, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। फिंगर एरिया, फिंगर एरिया, ठीक है। जो फिंगर एरिया आएगा वो इक्विनस कहलाता है। अगर मान लीजिए टैलिपस, टैलिपस में अगर पाँव वाला एरिया हमने आपको बताया, आपने क्लब फुट पढ़ा होगा, क्लब फुट, क्लब फुट को हम क्या बोलते हैं? टैलिपस। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या होगा? टैलिपस, ठीक है। समझ में आया? उसको हम क्या बोलेंगे? क्लब फुट। मतलब फुट वाला जो एरिया आएगा या पाँव वाला जो एरिया आएगा वो क्या कहलाएगा आपका? इसको हम फुट वाला एरिया बोलेंगे, ठीक है। पाँव को हम क्या बोलेंगे? फुट वाला एरिया, ठीक है। तो फुट वाला एरिया जो आएगा वो होता है टैलिपस। इक्विनस मतलब फिंगर वाला एरिया। तो आप अब यहाँ पे बात हो रही है टैलिपस इक्विनस को। टैलिपस यानी फुट वाला एरिया और इक्विनस मतलब हो गया फिंगर एरिया। फिंगर एरिया में ये बताया जा रहा है कि फिंगर एरिया में जो प्लांटर फ्लैक्शन, प्लांटर फ्लैक्शन, इसका सबसे पहले तो करेक्ट आंसर बता दीजिए, इसका क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन ए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्लांटर फ्लैक्शन ऑफ एंकल एंड फुट। अब देखिए इसमें जो इक्विनस वाला एरिया है वो होता है फिंगर एरिया, और प्लांटर फ्लैक्शन, प्लांटर फ्लैक्शन को हम बोलते हैं जमीन की तरफ। जमीन की तरफ जब फिंगर एरिया क्या होता है आपका? मुड़ी हुई होती है पाँव की। जब जो फिंगर एरिया है वो किसकी तरफ रहेगा आपका? जमीन की तरफ रहेगा, उसको हम बोलते हैं प्लांटर फ्लैक्शन, ठीक है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विनस। उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? इक्विनस। और एक वर्ड इसमें होता है आपका कैल्केनियस, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है अभी। आप आगे जब पढ़ोगे कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, कैल्केनियस। कैल्केनियस मतलब होता है हील एरिया। कौन सा एरिया? हील एरिया। फिंगर एरिया क्या कहलाएगा? इक्विनस। और कैल्केनियस क्या कहलाएगा आपका? हील एरिया। हील एरिया को हम क्या बोलेंगे? डॉर्सीफ्लेक्शन। देखिए अगर यहाँ पे टैलिपस कैल्किनस अगर ऑप्शन होता तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता आपका? ऑप्शन सी। कौन सा करेक्ट होता? ऑप्शन सी करेक्ट होता। लेकिन अभी यहाँ पे इक्विनस की बात चल रही है, तो इक्विनस मतलब होता है प्लांटर फ्लैक्शन। बस ये दो नाम याद करके रखिएगा, डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लैक्शन। तो कैल्केनियस, अगर टैलिपस कैल्केनियस वर्ड आया मतलब हील एरिया,
और हील एरिया कौन सा एरिया होता है, डॉर्सीफ्लेक्शन बोलते हैं। डॉर्सीफ्लेक्शन मतलब होता है कि जो पाँव की जो उंगली होगी, जो पाँव का एरिया होगा वो उसकी बॉडी की तरफ मुड़ा हुआ होगा, पेशेंट की बॉडी की तरफ जो मुड़ा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कैलकेनियस। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इसी में दो शब्द और होते हैं, दो वर्ड मतलब टर्म होते हैं, वायरस और वेल्गस। इसको हम जल्दी बताएंगे नेक्स्ट हम, ताकि क्वेश्चन स्टार्ट कर सकें। वायरस और वेल्गस क्या होता है? वायरस होता है इन्वर्जन मूवमेंट ऑफ फुट, पाँव का अंदर की तरफ जब अगर रहेगा पेशेंट्स का पाँव तो वो क्या कहलाएगा, वायरस। और वेल्गस कहलाएगा इवर्जन मूवमेंट। इन्वर्जन, इवर्जन और इन्वर्जन दो वर्ड आते हैं, वायरस में होगा इन्वर्जन और वेल्गस में होगा इवर्जन। बाहर की तरफ अगर किसी भी पर्सन का अगर पाँव मुड़ा हुआ होगा तो वो कहलाता है इवर्जन। ठीक है, ये जल्दी हम थोड़ा सा, ये लिखा भी है इवर्जन। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी देखिए, इन्वर्जन और इवर्जन लिखा हुआ है। ठीक है, इन्वर्जन क्या होगा आपका, वायरस, और वेल्गस क्या होगा आपका, हम आपको बता देते हैं इसमें, इन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, वायरस, और इवर्जन को क्या बोलेंगे हम, वेल्गस। ठीक है, वेल्गस। तो ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, टैलिपस इक्विनस का प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फुट। और डॉर्सीफ्लेक्शन कब होता है, जब कैलकेनियस होता है तो वो क्या कहलाता है आपका, डॉर्सीफ्लेक्शन। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हेन फीटस इज एन एटीट्यूड ऑफ फ्लेक्शन, प्रेजेंटेशन इज नोन एज। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गायनिक से क्वेश्चन है ये, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अगर किसी फीटस का, इसमें क्या बताया हुआ है, एटीट्यूड पूछ रहा है, फ्लैक्सन प्रेजेंटेशन इज नोन एज, ऑप्शन ए फेसिस, ऑप्शन ए ब्रो, ऑप्शन सी सिफेलिक, ऑप्शन डी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें फीटस का एटीट्यूड पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको जानना होगा क्या प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, क्या, तो देखिए थोड़ा सा हम आपको शॉर्ट में जल्दी बता देते हैं। प्रेजेंटेशन मतलब होता है मदर्स के यूट्राइन एरिया के लोअर पार्ट में जब फीटस का पार्ट आता है उसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन में आपका वर्टेक्स आता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, बटक्स और शोल्डर। समझ में आया, बटक्स, शोल्डर, ये सब क्या होता है आपके प्रेजेंटेशन होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हमारा बात होता है प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब होता है जब बोनी एरिया, प्रेजेंटेशन का जब बोनी एरिया, जैसे कि मान लीजिए अगर सिफेलिक है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो सिफेलिक में पूरा ब्रेन का एरिया आ जाता है। देखिए कैसे ब्रेन का एरिया आ जाएगा। प्रेजेंटिंग पार्ट की अगर हम बात करें, प्रेजेंटेशन तो देखिए, प्रेजेंटिंग पार्ट की बात करें तो मान लीजिए कि ये किसी पर्सन का मान लीजिए हेड है। ठीक है, ये जो एरिया आपका आएगा, ठीक है, वर्टेक्स, ब्रिग्मा, ठीक है, ब्रिग्मा और लैम्डा का एरिया जो कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। देन इसके बाद ब्रिग्मा से लेके ग्लावेला, ग्लावेला वाला एरिया होगा वो ब्रो कहलाएगा। ठीक है, ग्लावेला से लेके मेंटम वाला एरिया जो होगा, ग्लावेला से लेके, ग्लावेला मतलब समझते हो, मान लीजिए कि कोई लेडीज, मैरिड लेडीज है जो बिंदी लगाती है, माथे पे बिंदी लगाती है, उस एरिया को हम बोलेंगे ग्लावेला, समझ लेना। ग्लावेला से लेके आपका कहाँ तक जाएगा, ब्रिग्मा, ब्रिग्मा ये हो गया आपका ब्रिग्मा एरिया, वो क्या कहलाता है, ब्रो। और ब्रिग्मा से लेके लैम्डा, पीछे वाला जो पोर्शन पूरा लैम्डा होगा वो क्या कहलाएगा आपका, वर्टेक्स एरिया कहलाएगा। ठीक है, ग्लावेला से लेकर मेंटम वाला एरिया क्या कहलाएगा आपका, फेस कहलाएगा। तो ये क्या कहलाता है, सिफेलिक। ये पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे, सिफेलिक। तो ये जब ये पोर्शन आता है, ये क्या होता है, सेंटर पोर्शन कहलाता है, सेंटर पोर्शन ऑफ प्रेजेंटेशन। तो इस सेंटर पोर्शन जो कहलाता है, बेबी का पार्ट जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेजेंटिंग पार्ट कहलाता है। और इसी में एक डिनोमिनेटर वर्ड आता है। बोनी, प्रेजेंटिंग पार्ट का जो बोनी पार्ट आएगा वो होता है डिनोमिनेटर। जैसे कि वर्टेक्स हो गया, ब्रो प्रेजेंटेशन हो गया आपका, फेस होता है, शोल्डर हो गया, बटक्स हो गया, तो ये सबका क्या होता है आपका डिनोमिनेटर। जैसे कि अगर वर्टेक्स आया तो ऑक्सीपुट बोन कहलाएगा, ब्रो आया तो फ्रंटल आएगा, फेस आएगा तो मेंटम आएगा, शोल्डर आएगा तो एक्रोमियम प्रोसेस आएगा, और आपका जब बटक्स आएगा तो ये सैक्रम वाला एरिया आएगा। ठीक है, ये डिनोमिनेटर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एटीट्यूड। ठीक है, फिटस का एटीट्यूड क्या होगा, एटीट्यूड देखो, एटीट्यूड क्या होता है कि रिलेशनशिप ऑफ, हमारा जो टॉपिक है वो है एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन मदर्स एंड बेबीज के बीच में, मदर एंड बेबीज के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहेगा, हिमसेल्फ और हर सेल्फ का। बॉडी पार्ट्स मतलब फीटस का बॉडी पार्ट्स इस तरह से फोल्ड होगा, जैसे कि अगर मदर का जिस तरह से यूट्राइन इन्वायरमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग बेबी क्या हो जाएगा, फ्लैक्सन और एक्सटेंडन की पोजीशन आती है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो एटीट्यूड होता है किसी भी बच्चे का, तो वो क्या
आपका एटीट्यूड होगा फ्लैक्सन कहलाता है। और इसमें से जो प्रेजेंटेशन होगा वो कौन सा प्रेजेंटेशन मोस्ट कॉमन कौन सा होगा आपका, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन सी कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर। फ्लैक्सन प्रेजेंटेशन किस में होता है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन, ऑप्शन सी सिफेलिक। समझ में आया इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। umbilical cord contain ऑप्शन ए umbilicus, ऑप्शन बी प्लेसेंटा, ऑप्शन सी एलेंटोइक आर्टरीज, ऑप्शन डी डिस्कस प्रोलिगेरस। ठीक है, अब इसमें हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन umbilical cord किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी एलेंटोइक आर्टरी। ठीक है,